नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शीशलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शहर के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट गजल में मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और यह रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से में फैल गई। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आग लगते ही अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। अग्निशमन विभाग ने लगभग 45 मिनट में 3 से 4 गाड़ियों से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक रेस्टोरेंट का फर्नीचर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि रेस्टोरेंट में लगे डक्टिंग सिस्टम के कारण आग लगी हो, लेकिन अग्निशमन विभाग की तत्परता से समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं आग लगने की सूचना पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली स्वयं मौके पर पहुंचे। मंत्री जूली ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आग लगने की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया था। उन्होंने बताया कि आग लगने से रेस्टोरेंट में काफी नुकसान हुआ है। जांच के बाद ही आग लगने के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि यहाँ पे आग लगी है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और आग पे काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड एकदम सही टाइम पे आई और पूरी आग पे काबू पाया गया। 5 फायर ब्रिगेड यहाँ पे लगी और नुकसान काफ़ी हुआ है दरगन भाई का, और इस समय उनको हौसला रखने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं। समय आएगा वापस सब कुछ ठीक होगा। सर, मालूम चला क्या कारण रहे आग लगने का? अभी तो डक्टिंग से आग लगने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है, बाकी तो सारा सुबह ही पता चलेगा। 13 मई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोर शोर से की जा रही हैं। जिसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मीना अवस्थी ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत आयोजित करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके संबंध में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें पक्षकारों को बुलाकर आपसी समझाइश कर राजीनामे की कार्रवाई की जाती है, जिससे 13 मई को अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो सके। लोक अदालत में राजस्व, बैंक, कंज्यूमर, बिजली, पानी, फौजदारी से संबंधित मामले जो राजीनामे योग्य हैं, साथ ही न्यायालय में लंबित मामलों के अलावा प्री लिटिगेशन मामले भी शामिल किए गए हैं। प्री काउंसलिंग अलवर मुख्यालय के अलावा समस्त तालुका और न्यायालयों में होगी। अब तक इनसे संबंधित करीब 2000 आवेदन आ चुके हैं। इसमें ज़्यादातर मामले बैंकों से संबंधित है। साथ ही प्री लिटिगेशन से संबंधित करीब 25,000 मामले आने की संभावना है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को आने वाली है और उक्त लोक अदालत में अलवर जिले में समस्त न्यायालयों में, राजस्व न्यायालयों में और जितने भी अन्य ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें जोर शोर से तैयारियां हैं। उम्मीद है कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में हम 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा पहुंचाएंगे और लोक अदालत का सबको सफल बनाएंगे। लोक अदालत में सभी तरह के वो मामले जिनमें राजीनामा हो सकता है, चाहे वो राजस्व मामले हों, चाहे वे फौजदारी मामले हों अथवा सिविल न्यायालयों में लंबित मामले हों, वो सारे पेंडिंग मामले, साथ ही साथ वो प्री लिटिगेशन मामले जो अभी आज तक कोर्ट में केस के रूप में नहीं आए हैं, परंतु जिनमें भविष्य में कोर्ट में केस के रूप में आने की संभावना है, वो सारे मामले जिनमें बैंकों के, पानी के, बिजली के या अन्य किसी विभाग से संबंधित कोई भी शिकायत गृह कर से संबंधित हो या यूआईटी से संबंधित कोई भी विवाद हो, ऐसे मामलों को भी प्री लिटिगेशन के रूप में इस कार्यालय में पेश किया जा सकता है प्रार्थना पत्र, और उन प्रार्थना पत्रों को हम लोक अदालत में लेकर प्री लिटिगेशन मामले के रूप में उनका निस्तारण करेंगे। बैंकों के मामलों में हमें आशातीत सफलता प्राप्त होती है और बैंकों के गत लोक अदालतों में भी हमने बहुत अच्छे केसेस का निपटारा किया है। नगर परिषद से संबंधित गृह कर के मामले, यूडी टैक्स से संबंधित मामले, बीएसएनएल से संबंधित मामले, इन सब का भी लोक अदालतों में गत लोक अदालत में भी बहुत अच्छा निस्तारण रहा है और आशा है कि इस लोक अदालत में भी अच्छा निस्तारण रहेगा। मेरी अलवर की आम जनता से अपील है कि उनके जो भी विषय जिन्हें उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है कहीं, उससे संबंधित वो प्री लिटिगेशन के लिए अपना मामला इस कार्यालय में या जहां पर भी निवास करते हैं उस तालुका में पेश कर सकते हैं। तालुका अध्यक्ष के समक्ष में इसी प्रकार सुनवाई होगी।
मामूली कहासुनी में हुए विवाद को लेकर युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर 2 महीने से फरार चल रहे आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय द्वारा 2 दिन का पीसी रिमांड दिया गया है। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि 4 मार्च 2023 को कोतवाली थाना क्षेत्र के फूटी खेल पर मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर पीड़ित ऋषभ सोनी के पिता राजेश सोनी ने थाने पर उपस्थित होकर अपने बेटे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने पीड़ित ऋषभ से घटना के संबंध में जानकारी लेकर आरोपियों को चिन्हित कर धरपकड़ शुरू की। वहीं घटना के बाद से वारदात में शामिल तीनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिस पर पुलिस को खुफिया तंत्रों से मिली जानकारी पर आरोपी गौरव उर्फ गुलीवर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। राजेश शर्मा ने बताया, घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जल्द ही वे भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देखिए, ये 4 मार्च 2023 को फूटी खेल पर एक झगड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति था ऋषभ सोनी। उसके ऊपर कुछ व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया था और इसकी रिपोर्ट उसके फादर राजेश सोनी द्वारा थाना पर दर्ज कराई गई थी। इस अभियोग के अनुसंधान से मुलजिम जो है गौरव उर्फ गुलीवर और अन्य 3 मुलजिमों के नाम सामने आए हैं। इनके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया गया है, जिस पर कल मुलजिम गौरव उर्फ गुलीवर को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया गया था और इसका 2 दिन का पीसी रिमांड न्यायालय से प्राप्त किया गया है। फिर अन्य 2 आरोपियों की तलाश, अन्य जो शेष मुलजिम हैं उनकी तलाश की जा रही है और इसी क्रम में इसका पीसी रिमांड लिया गया है। नरेगा में काम करने वाली महिलाओं को करीब 5 माह से वेतन नहीं मिलने के चलते मंगलवार को सैकड़ों महिलाएं नगर परिषद कार्यालय पहुंची। इन महिलाओं ने नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार से मिलकर उन्हें वेतन की समस्या से अवगत कराया, जिस पर नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि इस मामले को दिखाकर जल्द ही वेतन जारी कर दिया जाएगा। वहीं नरेगा में काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर उन्होंने परिषद आयुक्त को 5 महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत दी है। महिला गीता सैनी और शकुंतला ने बताया कि नरेगा में काम करने वाली महिलाओं को करीब 5 माह से वेतन नहीं मिला है और न ही उनको नरेगा में कार्य दिया जा रहा है। ये महिलाएं पिछले 1 महीने से अपने घर में बैठी हुई हैं। ऐसे में महिलाओं का घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए सभी महिलाएं एकत्रित होकर अपनी समस्या लेकर नगर परिषद पहुंची और आयुक्त मनीष फौजदार को समस्या से अवगत कराया, जिस पर नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि 8 से 10 दिन में सभी महिलाओं को वेतन भी मिल जाएगा और साथ ही नरेगा में कार्य भी दे दिया जाएगा। ये कुछ महिलाएं हैं नरेगा से, इनकी बार बार मेरे पास कंप्लेंट आ रही है कि हमारा दीदी पेमेंट नहीं डल रहा है। तो सर आप बताइए, इनको 5-5 महीने हो गए हैं, 6-6 महीने हो गए, इनका पेमेंट नहीं डला। सर्दियों में काम करने गई है बच्चों को छोड़कर धुंध में, और आज तक इनका पेमेंट नहीं डला है। तो ऐसे कैसे? और फिर अब इनको काम भी नहीं मिल रहा। तभी महिलाएं आती हैं तो कह देते हैं कहीं जाओ, कलेक्टर के जाओ, एसपी का जाओ, आएगा तभी डलेगा। तो सर ऐसा थोड़ी नहीं होता। इन गरीब महिलाओं का मेरा निवेदन है कमिश्नर साहब से जल्द इनका पेमेंट डलवाया जाए और इनका आगे वाला काम दिया जाए। और कमिश्नर साहब से मिले हैं क्या? जी, कमिश्नर साहब ने बोला है कि 8-10 दिन के अंदर इनका पेमेंट डल जाएगा और आगे इनको रोजगार भी मिलेगा। इसी आशा के। रोजगार नहीं मिला हुआ? कितने दिन से नहीं मिला आप लोगों को? 1 महीना हो गया है इन लोगों का, है ना। घर पे बैठे हैं सब लोग। इनको आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है ना कि इनको बहुत ज़्यादा परेशानी। सर हमारे पैसे नहीं आ रहे, 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं, पैसे का कोई मतलब नहीं है। काम भी नहीं दे रहे, पैसे भी नहीं दे रहे, क्या करें फिर हम? मतलब मजदूरी नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेगा, कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा? क्या बोलते हैं? सर ने बोला है कभी अभी 5-6 दिन और रुक जाओ। अब बताओ ऐसे कब तक रुके रहेंगे? ना तो काम है ना पैसे हैं, तो हम कैसे अपना पेट भरेंगे, कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करेंगे? कितने महीने का पैसे हैं? अच्छा 5-5, 6-6 महीने हो गए। अब पैसे लिए क्या बोलते हैं? अभी तो कह रहे हैं रुक जाओ, 1 हफ्ते के बाद होएगा। इससे पहले भी आप आए हैं, उससे पहले भी ऊपर जाते हैं, वो कहते हैं अभी डलेगा, आया नहीं, आगे से पैसे नहीं आ रहे। जब पैसे आएंगे जब डलेंगे। हमारे पास की नहीं कोई कार्रवाई, आगे जाओ कहीं भी जा सकते हो। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एटक द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर देश के लिए पदक विजेता महिला पहलवानों द्वारा अपने उत्पीड़न के विरोध में दिए जा रहे धरने और आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की तुरंत गिरफ्तारी करने की मांग के समर्थन में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
एटक जिला महामंत्री तेजपाल सैनी ने बताया कि उक्त धरने से सभी देशवासी शर्मसार हैं। देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा है। धरना स्थल पर पहलवानों के साथ पुलिस द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर आरोपी कुश्ती महासंघ अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और वे बाहुबली भी बताए जा रहे हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है। देश की प्रतिष्ठित महिला पहलवानों को शीघ्र न्याय दिलाने और आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ उचित कार्यवाही कर गिरफ्तार करना चाहिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक इन महिला पहलवानों की मांग का समर्थन करती है। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान गत 15 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं और जो अपराधी है बीजेपी का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, इसके खिलाफ बलात्कार के आरोप उन्होंने लगाए हैं और कुल महिलाएं 8 पहलवान हैं, जिनमें से 2 ही FIR दर्ज की गई है जो नियम विरुद्ध है, जबकि जितनी भी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया उनकी सबकी FIR अलग अलग दर्ज की जानी चाहिए थी, परंतु वो नहीं की गई। और आज भी जो FIR दर्ज की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा उनको लगातार किया जा रहा है और प्रयास ये है कि दिल्ली में जो धरना चल रहा है महिला पहलवानों को उसको खत्म कराया जाए, जिससे कि मामला रफा दफा किया जा सके। परंतु महिला पहलवानें मैदान में डटी हुई हैं और लगातार अपने न्याय की मांग कर रही हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनको जो सोने के बिस्तर वगैरह है उनको भी नहीं लाने दिया जा रहा है। इस प्रकार की रात में जाकर के दिल्ली पुलिस बड़ा उनके साथ में अन्याय कर रही है, जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सरकार की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि दिल्ली की पुलिस जो है दिल्ली सरकार के अंडर में है, जिसके अमित शाह जी खुद उनके होलसोल हैं, गृह मंत्री हैं, तो उनके अंडर में वो काम कर रही है। दिल्ली सरकार का, बीजेपी सरकार का ये पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जाए, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह भी पूरी पावर में है और उनके खिलाफ भी दर्जनों केस मुकदमे बकाया चल रहे हैं, उनका भी कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में एक बाहुबली के रूप में जो काम कर रहे हैं ब्रजभूषण सिंह जी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज का प्रदर्शन हमारा केवल अलवर शहर में नहीं बल्कि एटक की ओर से पूरे देश में सभी शाखाएं अपने अपने स्तर पर कर रही हैं और महिला पहलवानों के समर्थन में ये मांग कर रही है कि आरोपी को शीघ्र शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उसके शिकंजे पर कसा जाए। और इन महिला पहलवानों का अभी तक ना दिल्ली पुलिस ने मेडिकल किया है और ना ही उनके 164 में बयान दर्ज किए हैं, जो कि कानून के बिल्कुल विपरीत है। जिसके ऊपर पास्को का कानून लगा हुआ है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मौका मुआयना भी किया जाना चाहिए। पर दिल्ली पुलिस इसमें बड़ी शिथिलता बरत रही है। उसका मेन कारण यही है कि मोदी सरकार इस अपराधी को बचाना चाहती है। शहर में नकली सरस घी बेचने की शिकायत के बाद मंगलवार को कई स्थानों पर सरस घी की जांच की गई, जिसमें सूर्यनगर स्थित एक दुकान में नकली घी बिक्री होते हुए मिला। बंसल सुपर स्टोर के नाम से चल रही दुकान में जयपुर डेयरी की पैकिंग का नकली घी बिक रहा है। इस दौरान सरस डेयरी टीम के साथ खाद्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। नकली घी को मौके पर ही जब्त किया गया और सैंपल की कार्रवाई की गई। इससे पहले मुंगस का हनुमान चौराहा इस क्षेत्र में भी कई दुकानों पर सरस डेयरी की टीम ने जांच की। इन दुकानों पर बिक्री किया जा रहा घी सही पाया गया। खाद्य विभाग निरीक्षक केशव गोयल ने बताया कि प्रथम दृष्टया ही गलत पैकिंग नजर आ गई थी और यह जयपुर डेयरी के नाम से पैकिंग होकर सरस घी के नाम से बेचा जा रहा है, जिसका सैंपल लिया गया है। वहीं डेयरी अध्यक्ष विश्राम गुर्जर ने कहा कि कई दिनों से शहर में नकली घी आने और बिक्री किए जाने की सूचना आ रही थी। इसके बाद करीब 1 दर्जन दुकानों पर जांच की गई, जिसमें एक जगह जयपुर सरस डेयरी के नाम से नकली घी की पैकिंग मिली, जिसका टीम ने सैंपल लिया है। आज सरस डेयरी के साथ संयुक्त कार्रवाई में यहाँ सूर्यनगर में साफिया हॉस्पिटल के पास एक बंसल सुपर स्टोर है, यहाँ पर हमारा संयुक्त दल पहुँचा तो जानकारी करने पर और उनसे दुकान पर सरस घी मांगा गया, तो जो कि देखने पर ऐसे मौके पर प्रतीत हुआ जैसे कि वो सरस डेयरी द्वारा बनाया हुआ नहीं है, नकली प्रतीत होता है। इसी पर संदेह के आधार पर उसका नमूनीकरण की कार्रवाई की जाई है। इनसे पूछताछ आगे की जा रही है कि इन्होंने ये कहाँ से घी लिया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नकली है अभी जांच रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद ये बताया जाएगा कि नकली है या। पैकिंग जो है वो कहाँ की है, क्या पैकिंग में ये जयपुर डेयरी की पैकिंग है, जो पूछताछ करेगी सरस डेयरी कहाँ की है, उस हिसाब से आगे कार्रवाई। आज हमने अलवर शहर में कम से कम 10-15 दुकानों पर मैंने खुद ने जाकर और मेरी टीम ने जाकर बोगस ग्राहक बनकर हमने घी खरीदा। तो
बहुत सारी जगह तो सही मिला, एक जगह हमें जयपुर डेयरी की पैकिंग में नकली घी मिला। वो हमने चिकित्सा विभाग की टीम को बुलाकर एफएसओ साहब को उसका सैंपल लिवा दिया और उसकी चिट्ठी हमने जयपुर डेयरी को लिख के भेज दी है और जयपुर डेयरी से तुरंत ही हम जल्दी मुकदमा दर्ज करवाकर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या नकली था उसमें? घी था नकली, रैपर भी नकली था। हमारी सरस की ब्रांडिंग करके सरस के रैपर बनाकर सरस की थैलियों में, सरस के डिब्बों में सरस का रैपर लगाकर नकली रैपर बनाकर सरस का घी बनाकर बेच रहे थे। आम लोग कैसे पहचान करें? आम लोग पहचान नहीं सकते, हमने खुद ने भी नहीं पहचाना। हमने भी उसके जो नंबर हैं वो डेयरी जयपुर डेयरी को भेजे, वहाँ से हमने पूछा कि ये अपने बैच नंबर हैं क्या, तो उन्होंने मना किया, तब उसको हमने नकली माना। दूसरी बात, कहीं भी अगर आपको लगता है कि सरस डेयरी का घी स्वाद में से पता लग जाता है, कि लगता है आपको कि हाँ घी नकली है, तो हमें निसंदेह हमें मैसेज करें, हमें बताएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रामगढ़ कस्बे में स्थित मनसा माता मंदिर में क्षेत्र के नाखलौल, डाबरी, बरामदा, बहरीपुर, बेगावास, नीकच, मेहंदीपुर, अकलीमपुर सहित अनेक गांवों के भक्तों ने माता के दरबार में पहुंचकर दर्शन लाभ लिए। इस दौरान हिंदू वाहिनी एवं राष्ट्रीय ओड महासभा प्रदेशाध्यक्ष और जिला प्रभारी किसान मोर्चा भरतपुर निर्मल सूरा माता के मंदिर पहुंचे। उन्होंने बताया कि रामगढ़ के पाटा के पास स्थित मनसा माता के मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी है। यहाँ सैकड़ों भक्तों ने माता के दर्शन लाभ लिए। ये सनातनों की भूमि है और यहाँ कण कण में राम बसते हैं। मनसा माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में गौ माता, बजरंगी, श्री राम, खाटू बाबा के भक्तों की कमी नहीं है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ राम राज्य आएगा। इस कार्यक्रम में प्रेम नापा, रमेश, देशराज, मंगल, वजीर चंद, विकी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हम मनसा माता के मंदिर पाटा के पास पहुँचे हैं। यहाँ भक्तगणों ने प्रसाद के लिए आमंत्रण दिया है और सभी मिलकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। भव्य मंदिर के दर्शन करते हुए सभी ने माता का आशीर्वाद लिया है और यहाँ पर आए दिन एक मेले के रूप में मनसा माता के मंदिर में लोगों का जमावड़ा बना रहता है और भक्तों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। और इस तरीके से यहाँ पर यह बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है। यहाँ पर आप चारों तरफ देखोगे पहाड़ी के बीचों बीच बना हुआ ये धाम एक बहुत प्रसिद्ध धाम है और यहाँ पर नवरात्रों में तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती और जब बरसात का मौसम होता है चारों तरफ झरने और नदी का एक रूप सा महसूस होता है। इस तरीके से इस मंदिर के धाम में मैं चाहूँगा कि सभी देशवासी, सभी हमारे जिलेवासी, राजस्थान के प्रदेशवासी आएँ और मनसा माता के मंदिर में अपना जो भी इच्छा है उसका पूर्ण करें और यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये रामगढ़ का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर आने वाले विधानसभा 2023 के चुनावों को देखते हुए यहाँ धर्म की स्थापना होगी, राम राज्य की स्थापना होगी। मैं माता मनसा देवी से आस करता हूँ कि रामगढ़ में राम राज्य की स्थापना के लिए आशीर्वाद देकर निर्मल सूरा को और जनता के आशीर्वाद से सफल बनाएं। गोविंदगढ़ क्षेत्र में गेहूं और सरसों की खरीद नहीं होने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। जहां खरीद में प्रति क्विंटल 40 रुपए की कटौती होने के कारण किसान अपनी फसल को कृषि उपज मंडी में बेचने से कतरा रहे हैं। वहीं यहां सरसों खरीद केंद्र भी नहीं खुले हैं, जिस कारण से सरसों की खरीद अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। खरीद नहीं होने से कृषि उपज मंडी भी इन दिनों किसानों के अभाव में सूनी नजर आ रही है, जिस कारण व्यापारी खाली बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान ने केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण गेहूं और सरसों की खरीद नहीं हो पा रही है। उन्हीं के अधिकारी आते हैं, उन्हीं के गोदामों में एफसीआई में माल जा रहा है। तो ये सवाल हमारे जो आदरणीय बहुत ही, क्योंकि वो धार्मिक हैं, ऐसा चोला पहनते हैं जिनका हम भारत में की संस्कृति से आदर करते हैं, उनसे पूछिए कि भाई केंद्र सरकार इनको कब ये दे रही है, खरीद के पैसे तो वो देंगे ना। तो उनसे ये सवाल आप मोदी भक्तों से पूछिए। अगर कोई राजस्थान से संबंधित सरकार से जुड़ा हुआ है तो रोज़ अखबार में आ रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये नई घोषणा की और अब तो पशुधन का 4 का कर दिया बीमा। ये आप ये मेरे को कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा तो 40,000 रुपये एक पशु के धन के मरने पे मिलेंगे। इससे बड़ा क्या है?
पशुधन तो वोट नहीं देता ना, गाय माता तो वोट नहीं देती ना। गाय माता के नाम से वोट ले बीजेपी और गाय माता के लिए मरने पे 40 लाख रुपए दे गहलोत और कांग्रेस सरकार। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र की सर्व समाज हेल्प टीम ने राजगढ़ के नवनियुक्त एसएचओ रामजीलाल का साफा और माला पहनाकर तथा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद प्रकाश भावला दुबी और राम सिंह बड़ला ने बताया कि नवनियुक्त सीआई रामजीलाल मीणा ने 1 मई को राजगढ़ थाने में पदभार ग्रहण किया है। उनके यहां पदस्थापित होने पर सर समाज हेल्प टीम ने उनका हार्दिक अभिनंदन कर मिठाई खिलाकर सभी सदस्यों ने शुभकामनाएं दी। वहीं टीम के सदस्यों ने क्षेत्र में व्याप्त अनेक समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए इन पर अंकुश लगाने की मांग की, जिस पर सीआई ने स्टाफ के साथ बातचीत करके कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि हेलमेट नहीं लगाकर चलने वालों के भी चालान काटे जाएंगे। इस मौके पर सुरेंद्र कुंडडोली, सुनील भाकरी, रामकेश, रतनपुरा, सौरभ गोपालिया, राजेश सहित टीम के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 7 के पंचायत समिति सदस्य पद के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकीम खान ने भाजपा प्रत्याशी छंगा मीणा को 710 मतों से हरा दिया। चुनाव निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सुभाष यादव ने बताया कि रविवार को हुए उपचुनाव के लिए मंगलवार को पंचायत समिति परिसर में मतगणना की गई। मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी मुकीम खान को 1562 और भाजपा प्रत्याशी छंगाराम मीणा को 852 मत मिले। इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी मुकीम खान 710 मतों से विजयी हुए। इसके बाद नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य मुकीम खान को शपथ दिलाई और निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया। मतगणना के दौरान कार्यवाहक एसएचओ दिलीप मीणा, बड़ौदा में एसएचओ हितेश शर्मा सहित लक्ष्मणगढ़, बड़ौदा में खेड़ली पुलिस थानों का पुलिस जाब्ता और अलवर पुलिस लाइन जाब्ता भी मौजूद रहा। 710 वोटों से विजयी घोषित हुआ। अच्छा, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगे आपकी विकास कार्यक्रम? मेरे वार्ड नंबर 7 से मुझे फुल सपोर्ट मिला है, यहाँ से जितने भी मिले हैं। और मेरी आगे की है कि मैं जितना भी काम हो सकेगा अपने वार्ड नंबर 7 के लिए कराऊंगा। देखिए, आज जो लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति थी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7, तो उसमें जो मतदान हुआ है, मतगणना हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे छंगाराम जी, उनको 852 मत मिले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे मुकीम खान, उनको 1562 मत मिले हैं। इस प्रकार से कुल 710 मतों के अंतर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी मुकीम खान उनको विजयी घोषित किया गया। शांतिपूर्ण मतगणना बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है। मतदान भी शांतिपूर्ण हुआ था और मतगणना भी शांतिपूर्ण हुई है। उसके लिए सभी जो मतदाता हैं उनका हार्दिक आभार करते हैं। रामगढ़ क्षेत्र की सहाडोली पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राहुल खान ने बाजी मारी है। निर्दलीय उम्मीदवार राहुल खान को 1346 वोट मिले। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार बड्डन खान को 883 मत मिले। इस दौरान 21 मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया। इस प्रकार राहुल खान 464 वोटों से विजयी हुए। पंचायत समिति उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। रामगढ़ पंचायत समिति में एसडीएम अमित कुमार वर्मा की उपस्थिति में मतगणना की गई। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारी पुलिस बल मुस्तैद नजर आया। कांग्रेस से 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म लगाए थे, लेकिन सिंबल नहीं मिलने के कारण उनके फॉर्म रद्द हो गए। इसके बाद केवल 2 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। में जो पंचायत समिति के वार्ड 7 के जो है आज परिणामों में निर्दलीय प्रत्याशी राहुल खान विजय हुए हैं और दूसरे नंबर पर निर्दलीय ही हैं बड्डन खान। और राहुल खान को कुल 1346 वोट मिले हैं और बड्डन खान को 882 वोट मिले हैं और 21 वोट नोटा को मिले हैं। तो ऐसे टोटल 2249 वोट बने। शांतिप्रिय तरीके से कोई मतगणना एकदम शांतिप्रिय रही। दोनों ही दलों के उम्मीदवार स्वयं प्रत्याशी स्वयं मौके पर मौजूद थे। किसी तरह से कोई खेड़ली कस्बे में स्थानीय सैनी समाज अध्यक्ष पुरुषोत्तम सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को कस्बे के अंजलि मैरिज होम पर कोर कमेटी का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश संयोजक मुरारीलाल सैनी, मुख्य सचिव पदन सिंह कुशवाहा, सैनी महासभा के अलवर जिलाध्यक्ष पूरणमल सैनी भी मौजूद रहे। बैठक में संघर्ष समिति द्वारा किए गए आंदोलन को लेकर सरकार द्वारा सभी जिला कलेक्टर को ओबीसी आयोग द्वारा 10 दिन में समाज का सामाजिक और आर्थिक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने पर चर्चा की गई। वहीं आंदोलन के दौरान रही कमियों को दोबारा नहीं दोहराने का निर्णय लिया गया। आंदोलन को लेकर समाज को एकजुट करने एवं समिति के 12% आरक्षण की मांग को सही ठहराया।
बैठक के दौरान सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा आदि जिले के सैनी समाज के प्रतिनिधियों सहित आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान समाज को एकजुट एवं साथ लेकर चलने सहित अनेक मामलों पर समाज के गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। 21 अप्रैल को आंदोलन के जो हमारा आरक्षण का मसला चल रहा है उसमें जो आंदोलन था उसकी आज समीक्षा बैठक की गई है। चूँकि सरकार के द्वारा ओबीसी आयोग में चिट्ठी जा चुकी थी, ओबीसी आयोग के द्वारा कलेक्टर्स को जो है ना चिट्ठी आ गई है, उस पर जो है अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा की गई थी और आगे हमको किस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से हमारे को अपनी बात रखना है, वो सारी बात पर जो चर्चा की गई है और उसी की आज समीक्षा की गई है। तो फिर क्या निर्णय क्या रहा आगे की? अब सभी साथ सामाजिक बंधु आए हैं, चर्चा हुई है, विचार लिए हैं, अब उन पर मंथन होगा और जो विचार आए उन पर हमको आगे कार्रवाई करनी है, ऐसा हमने नहीं लिया। सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसमें क्या संतुष्ट हो गया? सरकार के साथ समझौता हुआ, सरकार ने उसमें कार्य कर रही है। अगर ऐसा लगेगा कि सरकार इसमें स्थिरता बरत रही है या हमारा सहयोग नहीं कर रही है तो हम विचार करेंगे उस पर। आज माली सैनी कुसबा समाज की अलवर जिले की कठूमर तहसील में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सुधार के लिए कई चर्चाएं की गईं और सभी पंच पटेलों ने राजस्थान प्रदेश में समाज को कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए कोशिश की। भाई समाज को कड़ी से कड़ी कैसे जोड़ा जाए और समाज के अधिकार की बात सरकार के सामने कैसे रखी। तो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा छाया रहा मीटिंग में वो 12% आरक्षण का छाया रहा और उस पर विस्तार से चर्चा की गई। और जो 21 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ उसकी समीक्षा भी की गई इस मीटिंग में। इसके लिए जो ओबीसी आयोग जिला कलेक्टरों को जो 10 दिन का समय दिया है, सामाजिक आर्थिक जो भी सर्वे कलेक्टर को करके देनी है वो 10 दिन में देनी है। इसके लिए समाज ने तय किया है कि सभी जिला कलेक्टरों के कार्यालयों पर आप संपर्क करें समाज के पंच पटेल और 10 दिन में ही 10 मई तक आप सर्वे को भिजवाने का काम करें। ये जो सरकार द्वारा जो आपका और उनका समझौता हुआ है उससे संतुष्ट हैं आप? वो तो आरक्षण को एक दिन में तो मिलता नहीं है। आरक्षण के लिए जो सरकार ने प्रक्रिया जारी की है, जो ओबीसी आयोग को चिट्ठी लिखी है सर्वे के लिए, और हमारी 1 मई को जो तारीख मीटिंग तय की गई थी 1 बजे, उसमें मीटिंग में जो ओबीसी आयोग से चर्चा हुई उसमें ओबीसी आयोग के सामने समाज के फूले आरक्षण संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता थे, जो विधि विशेषज्ञ वकील थे, उनने अपनी बात रखी कि आप जल्दी से जल्दी सर्वे कराएं, क्योंकि 2013 से हम लोग 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष थे और जो सेक्रेटरी थे उन्हें हमारी बात को सुना और 10 दिन के लिए जो कलेक्टरों को चिट्ठी भेजी है कि 10 दिन में आप सर्वे करके भेजो, उसके लिए हम लोगों ने संतुष्ट हुए थे उस दिन कि आगे की प्रक्रिया हमारी बढ़ी तो सही आरक्षण। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव खेड़ली रेल में मंगलवार दोपहर करीब 11 बजे सूदखोर के शारीरिक शोषण और उसके तंग परेशान करने से आहत महिला ने अपने घर पर फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार खेड़ली रेल निवासी उषा देवी कोली पत्नी चंदन सिंह कोली मजदूरी का कार्य करती थी। वहीं उसका पति जयपुर में मजदूरी का कार्य करता है। मृतका उषा देवी के पड़ोस में ही रहने वाले प्रेम सिंह मीणा, जो कि मूल रूप से चोर मुंडिया का रहने वाला है, उसका मृतका के घर आना जाना था। प्रेम सिंह मीणा रुपयों के लेन देन का कार्य भी करता था। मृतका की बेटी ज्योति ने बताया कि सुबह वह अपनी मां के साथ मजदूरी के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में प्रेम सिंह मीणा ने उन्हें रोक लिया और पैसों के लिए परेशान करने लगा और मजदूरी करने नहीं जाने दिया, जिससे परेशान होकर मां ने घर पर पहुंचकर फांसी लगा ली। इससे पूर्व मृतका ने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें प्रेम सिंह मीणा द्वारा उसे पैसों के लिए तंग परेशान करने एवं शारीरिक शोषण करने का जिक्र किया है। सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। मृतका के पति और परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। देर शाम थानाधिकारी महावीर प्रसाद की समझाइश
गुजारिश और ठोस कार्यवाही के आश्वासन के बाद परिजन मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए। इसके बाद पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर मामला दर्ज किया। आज सुबह ही सूचना मिली थी कि रेल खेली में एक महिला ने सुसाइड कर लिया, जिसका शव जो है CSC मोर्चरी खेली में रखा हुआ है, जिसके ऊपर जो है मौके पे गए और मौके पे देखा गया तो वहाँ पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें जो पीड़िता है, जो मृतका जो है, उसने किसी प्रेमचंद मीणा व उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनका आरोप लगाया है कि वो उनको परेशान करते थे, गाली गलौज करते थे तथा प्रेमचंद मीणा के द्वारा जो है उनके साथ में बलात्कार किया गया है। उसके बाद उसके पति चंद के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया तथा जो मृतका जो है उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिया गया। जो आरोपी जो है प्रेमचंद और उनके अन्य जो परिजन हैं उनकी तलाश में जा मैं मम्मी काम पे जाने की तैयारी कर रहे थे, फिर वो आया, हमको गाड़ी को करने लगा, फिर हम बाजार में चले गए। प्रेमचंद मीणा। अच्छा, आपका क्या नाम है? ज्योति। कब आया था? आज सुबह। आपकी मम्मी का क्या नाम है? उषा देवी। फिर क्या हुआ? आया जब हमसे लड़वे लग गो, फिर हम काम पे जा रहे तो हम हमको बाजार में घेर लियो, फिर तुम काम पे चलाऊंगा, चलो तुम। फिर क्या बात के लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? वैसे लड़ तो रहे, वो हमारे परिवार में शादी जो हुआ, तुम घर में जा रहे हैं, उनसे मिले। तुम्हारे घर पर आता जाता रहता था क्या वो? हाँ। अच्छा। और रोज ना लड़ाई करता था। क्यों आता था आपके घर पर? वैसी आज तो कुछ भी नहीं, वैसे लड़वे लगो, वैसे बिना मतलब के। मम्मी के साथ ये घटना घटी, वो कैसे घटी? घटना घटी, मम्मी आई, मम्मी ने कार्ड बंद कर लिया और फांसी लगा ली। उस समय आप लोग कहाँ थे? मम्मी तो मैं पीछे छोड़िया, मैं पीछे आ रही। फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैं गेट बजाया, मम्मी ने गेट ना खोले, फिर मैंने फ़ोन करो, फ़ोन भी ना उठा, फिर मैं भैया ने की फ़ोन कार्ड तोड़वा दे, फिर मैंने विक्रम और अमित बुलवा के कार्ड तोड़वाए। वो भी आओ फिर बाद में। अच्छा, फिर भैया ने कहा तो पुलिस स्टेशन से मैं पुलिस स्टेशन गई, फिर मैं मैम से बात करी, मैम ने कहा अधिकारी नहीं आया अभी, तुम कमरा में बैठो। फिर कमरा में बैठे, उसके बाद तो फिर वहीं बैठी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। खेड़ली कस्बे के समूची रेलवे फाटक के समीप अवैध खनन का पत्थर भरकर ला रहे एक ट्रैक्टर ने सामने से आ रही पिकअप में टक्कर मार दी। इससे पिकअप में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे खेड़ली रेफरल चिकित्सालय लाया गया। यहां से चिकित्सकों ने उसे अलवर रेफर कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने ट्रैक्टर की तलाश में नाकाबंदी कराई। मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक समीपवर्ती गाँव खेड़ली रेल निवासी रामेश्वर जाटव है। सूचना पर युवक के परिजन और ग्रामीणों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। यहां मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने थानाधिकारी महावीर प्रसाद से अवैध खनन के पत्थरों से भरे ट्रैक्टरों और डंपरों पर रोक लगाने की मांग की। गौरतलब है कि खेड़ली और कठुमर क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिन पर कभी कभार कार्रवाई की जाती है। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक गुप्त और चोर रास्तों से तेज रफ्तार से वाहनों को चलाते हैं, जिससे क्षेत्र में आए दिन कहीं न कहीं लोग दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार के सदस्य कृष्ण गोपाल कौशिक ने बानसूर के चूला ग्राम पंचायत में आयोजित महंगाई से राहत शिविर में पहुंचकर शिविर का निरीक्षण किया, जहां ग्रामीणों ने उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने शिविर का लाभ प्राप्त करने आए लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का उचित लाभ उठाने के लिए शिविर में पंजीयन करवाने की आवश्यकता है। आमजन को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगवाकर पंजीयन किया जा रहा है। शिविर में 100 यूनिट विद्युत प्रतिमाह निःशुल्क,
कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मनरेगा में अतिरिक्त कार्य दिवस, कामधेनु बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य योजनाओं के पंजीयन के गारंटी कार्ड वितरित किए गए। शिविर में ग्रामीणों ने पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाए। इस मौके पर गारंटी कार्ड प्राप्त करने पर ग्रामीण बुजुर्गों के चेहरे खिल गए। शिविर में उप जिला कलेक्टर राहुल सैनी, शिविर प्रभारी अजय कुमार वर्मा, राम सिंह चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि पूरण गुर्जर सहित 23 विभागों के अन्य अधिकारियों सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राजस्थान में हर ग्राम पंचायत स्तर पर 2 दिन के कैंप किए हैं और विशेष रूप से जिन जिन की ज़्यादा महंगाई थी, जिन जिन मैं कहूँगा योजनाओं में, उनकी योजनाओं को उन्होंने आम जन को राहत देते हुए 10 योजनाओं को लागू की, जिसमें हमारी ग्रामीण में 9 योजनाएं हैं, तो एक शहरी योजना है। तो इसलिए आप सबको यहाँ जो कैंप में आए हैं, यहाँ एसडीएम साहब हैं, बीओ साहब हैं, ये सब आए हैं, इन सब का एक लक्ष्य है, हम सबका एक लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के आदमी को राहत दे सकें और उस आदमी को जो सुदूर रहता है, जो एक तरीके से मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है, जो इन महंगाई में त्रस्त है, जो आज इस सिलेंडर नहीं खरीद सकता। आपको पता है 1100-1200 रुपये सिलेंडर कौन खरीद सकता है। वो पेंशन में इतनी बड़ी राहत दी है, जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जो माता पिता, हमारे दादा दादी हैं, उनको एक तरह से संबल दिया है, सामाजिक दृष्टि से मजबूत किया है। तो ऐसे में आज धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, और साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ कैंप में हमारे जितने भी पधारे अधिकारियों को। 2 दिन से पूरे सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक ये पूरे कैंप करते हैं। टाइम 6 बजे तक, उसके बावजूद ये सब लगे रहते हैं। धन्यवाद के पात्र हैं विशेष से हमारे सरपंच साहब, जिन्होंने स्ट्राइक होते भी यहाँ पूरा देख रेख की है और एक एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, अधिकारियों का भी। और सुबह मैं देख रहा था कि यहाँ करीब 500 लोग एक साथ आ गए थे। हिंडौन कस्बे में बाबा देव महाराज की प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ बांदुकुई के भाजपा नेता देवराज चार्ट, भाजपा जिला महामंत्री युवा मोर्चा शिवराम गुर्जर के निजी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। महामंत्री शिवराम गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने ढोल नगाड़े और डीजे के बीच पराक्रम राठौड़ का स्वागत किया। इस दौरान धर्मा डागुर, वीर सिंह जाटव, डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर, नथोली गुर्जर, आराम गुर्जर, विक्रम पाल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। जिले के शाहजहांपुर हरियाणा राज्य के सीमावर्ती और नीमराना उपखंड की कुतीना ग्राम पंचायत के काकर गांव के गत वर्ष क्रमोन्नत हुए विद्यालय में 11वीं कक्षा प्रारंभ हुई। कला संकाय में मात्र 3 विषय राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए गए, जिनमें संस्कृत, राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय ही पढ़ने को लेकर प्रवेश कर दिया गया। पूरा वर्ष बीत जाने के बावजूद भी संस्कृत और भूगोल विषय के व्याख्याताओं के पद रिक्त ही चले आ रहे हैं, परंतु 12वीं की बोर्ड परीक्षा होने और संस्कृत विषय बिना पढ़ाई नहीं कर पाने के भय से विद्यार्थियों ने टीसी काटकर अन्य विद्यालय में जाने का मन बनाकर विद्यालय में आना ही बंद कर दिया। कक्षा 11वीं से 12वीं में हुए 13 विद्यार्थियों में मात्र 7 छात्राएं ही नियमित विद्यालय आ पा रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों का विद्यालय छोड़ते देख प्रधानाचार्य ने एसडीएमसी सदस्यों की बैठक बुला शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्रस्ताव लिख पत्र भेजा है कि विद्यालय में संस्कृत की बजाय इतिहास विषय शुरू किया जावे। गौरतलब है कि हरियाणा के सीमावर्ती गांव, ढाणियों और स्थानीय गांव के विद्यार्थियों के राजकीय विद्यालय में पढ़ने की मंशा से करीब 300 विद्यार्थी इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं, लेकिन विद्यालय में राज्य सरकार की अनदेखी के चलते अब विद्यार्थी टीसी काटने को मजबूर हो रहे हैं। संस्कृत समझ में नहीं आती और मास्टर नहीं है पढ़ाने के लिए। मास्टर नहीं है, मतलब यदि सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है तो क्या करोगे ये बताओ? दूसरे स्कूल में जाएंगे। दूसरे स्कूल में जाओगे? संस्कृत हमें समझ में नहीं आती और उसका बेस भी हमारा अच्छा नहीं है, तो समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। फिर यदि यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है तो क्या करोगे? अगर चेंज नहीं होगा तो हम दूसरे स्कूल में जाएंगे। दूसरे स्कूल में? पहले क्या आपने संस्कृत नहीं पढ़ी? पढ़ी तो थी वैसे, पर कुछ समझ में नहीं आता, सर पढ़ाते ही नहीं थे। अभी क्या चाहते हो? अभी ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट बदल जाए। हमारे संस्कृत का बेस बहुत कमज़ोर है और हमारे यहाँ पे संस्कृत का लेक्चरर भी नहीं है। सेकंड ईयर की टीचर है, वैसे मैम अच्छा तो पढ़ाती है पर हमें कुछ समझ में भी नहीं आता, और लिट लेक्चर है वो तो हमें बिल्कुल ही नहीं आती। किताब तो फिर भी हमें एडजस्ट कर लेते हैं।
खैरतल कस्बे के खातीवाड़ा मोहल्ला निवासी योगेश जांगेड़ का पुत्र प्रतीक जांगेड़ गत 28 अप्रैल को अपने घर से राजर्षि महाविद्यालय अलवर में परीक्षा देने गया था, जो अब तक अपने घर वापस नहीं लौटा है। छात्र के पिता योगेश जांगेड़ ने बताया कि उन्होंने प्रतीक की काफ़ी जगह तलाश की, उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है। गुमशुदगी रिपोर्ट खैरतल थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक पुत्र का कोई भी सुराग नहीं लगा है। मामले की जांच कर रहे खैरतल थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि छात्र का मोबाइल बंद होने की वजह से कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। पुलिस उसके करीबी लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। करौली जिले के टोडा भीम क्षेत्र में ERCP को लेकर हजारों महिलाओं ने रैली निकाली। इस दौरान महिलाएं चंबल के पानी को लाने के लिए नारेबाजी करती हुई चल रही थी। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। उपखंड क्षेत्र में मंगलवार को तीसरे दिन पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष और भामाशाह रामनिवास मीणा और मुख्य संयोजक रविंद्र मीणा के आह्वान पर यह रैली निकाली गई। बहरोड उपखंड के बरडोद नगर पालिका में 2.5 महीने से नरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने पालिका कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। साथ ही नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ विरोध जताते हुए नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए कहा, मजदूरों ने बताया कि 2.5 महीने से वे नरेगा में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते घर का राशन खत्म हो गया है। ना तो नगर पालिका चेयरमैन इस ओर ध्यान दे रही है और ना ही प्रशासन। वहीं नगर पालिका कार्यालय में अचानक से हुए हंगामे के बाद यहाँ लोग जमा हो गए। आपको बता दें कि 6 महीने पहले बरडोद ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिला है। नगर पालिका में कुछ समय पहले ही ईओ लगाया गया है, जिसके कारण नरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया था। जब इस मामले में नगर पालिका चेयरमैन पूजा निम्भोरिया से बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक ईओ कार्यभार नहीं संभालेगा तब तक मजदूरों का भुगतान नहीं होगा। पहला तो जितने भी मजदूर संघ है ना, हम उनके साथ हैं, ठीक है। और चेयरमैन साहिबा जो है वो तो सुनती नहीं है, बस उनका ध्यान तो एक और केंद्रित है, कभी रजिस्टर चोरना, कभी कागज़ इसमें, बाकी जो भी है गांव की सेवा के लिए या ऐसा कुछ भी उनका मकसद नहीं है, ठीक है। और हम हमेशा हमें जनप्रतिनिधि बना के भेजा है इन जनता ने, ठीक है। हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। आज का क्या मामला है ये? आज का मामला ये भाई खड़े हैं, मजदूर लोग हैं, इनको 2.5 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही, तो इसके लिए पेमेंट आपको हम दिलवा के छोड़ेंगे। जहाँ तक हम फुल कोशिश करेंगे आपके लिए हम, और हमेशा मजदूर के लिए हमेशा खड़े रहेंगे हम। आज इस लेवल पे इन लोगों ने हमें यहाँ बैठाया है, ना कि हम खुद बैठे हैं। नरेगा वालों को 5 मेस्टोल हो चुकी, यानी कि 2.5 महीने के लगभग हो गए। एक भी पैसा इन बेचारों को अभी तक घर खर्च चलाने के लिए पैसे पेमेंट नहीं मिला है। हमने अमित सर से भी मिले हैं और अधिकारी हैं उनसे भी मिले हैं। हमें आश्वासन दिया गया है कि आपको 28 तारीख तक मिल जाएगा, उसके बाद में सोमवार साहब तक को मिल दिया जाएगा। यहाँ के चेयरमैन साहब ने हमारी सुध नहीं ली है। चेयरमैन साहब ने जो ईओ साहब लगाते हैं, कभी उसको उधर लगा देते हैं, कभी ज्वाइन नहीं करने देते, और मजदूर लोग परेशान हो रहे हैं। मजदूर लोग इतनी धूप में, कड़ाके की धूप में, इस गर्मी के अंदर मजदूरी कर रहे हैं, उनको घर चलाने के लिए खर्चा नहीं मिल पा रहा है। तो मजदूर लोगों ने आज ये सोचा कि आज हम क्यों ना राजीव गांधी चले जाएं। नहीं, आज यहाँ चेयरमैन है, नहीं और कोई बड़ा अधिकारी है, खाली ये हमारे जो नरेगा के जो अधिकारी हैं, ये डेली वेज पे है या परमानेंट है, इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन का भी हम अपना इस्तेमाल कर चुके। लेकिन हमारा जब भी नाक तक भरा तब हम यहाँ तक पहुँच। आज यहाँ आप इकट्ठे हुए हो, तो अब कोई अधिकारी के आने के बाद यहाँ जाओगे या फिर क्या है आगे? हमारे अगर आज अधिकारी आकर सुनते हैं तो ठीक है, नहीं हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। और गहलोत साहब ने ये 125 दिन दिए हैं कि आप काम कीजिए, पेमेंट पाइए। हम जो 125 दिन का जो कहना वो है ये दिया कि 125 दिन में गहलोत साहब ने कभी ये नहीं कहा, आज तक जो भी सरकार कांग्रेस की रही उसने ये नहीं कहा कि पेमेंट मजदूरों का नहीं होगा। हैंड टू हैंड पेमेंट होता है। सभी मजदूर वर्ग के साथ हूँ। उनों का प्रॉब्लम यही है कि उनके पैसे खाते में नहीं आ रहे और लेबर काम बराबर कर रही है। आश्वासन दिया जा रहा है, उनके 2.5 महीने के मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, और सर आश्वासन देते हैं अब आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। चेयरमैन साहब इनकी सुनते ही नहीं है। बताओ, किसी के घर में तो आटा भी नहीं है, पूरा मत मानना, तो वो कैसे पेट भरे? हम मेरी जैसी विधवा महिला भी काम कर रही है। आपको नगर पालिका में अधिकारी मिलते हैं? हाँ, अधिकारी तो मिलते हैं सारे, ये मैं हमारे नरेगा के अधिकारी मिलते हैं। और बाकी कोई नहीं जाता? नगर पालिका के
नगर पालिका के एक भी अधिकारी नहीं मिलते। राजगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुंडला में ग्राम पंचायत स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और नेहरू युवा केंद्र अलवर द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत निश्चित दिवस मनाया गया। इसके तहत टीबी हारेगा भारत जीतेगा का पोस्टर विमोचन किया गया। यूथ मंडल कुंडा राजगढ़ के अध्यक्ष राजेंद्र मीना ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में टीबी से ग्रसित लोगों की सूची तैयार की गई और उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकट में सैंपल लेकर उनका उपचार चलाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक ग्राम पंचायत स्तर पर 100 से अधिक लोगों को टीबी मुक्त कराया गया और दर्जन भर से भी ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। इस अवसर पर वैशाली शर्मा, खेल अंता मीना, सीता पांचाल, मंजू मीना, उमेश शर्मा, रविंद्र शर्मा आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। आज हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर एक अभियान चलाया गया जिसमें जितने भी टीबी मुक्त के लिए ये अभियान है, जिसमें सभी आला अधिकारी इसमें शामिल हुए और इस पोस्टर का विमोचन किया गया और इसमें घर घर तक लोगों के पास जाकर इस मुहिम में सबको शामिल किया गया। रामगढ़ विधानसभा की गोविंदगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 के उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपखंड अधिकारी सुशीला मीना और थानाधिकारी ताराचंद शर्मा में जाब्ते मौजूद रहे। वहीं मतगणना स्थल पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। उपखंड अधिकारी सुशीला मीना द्वारा विजयी प्रत्याशी सन्नूबाई को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई एवं निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा गया। पंचायत समिति गोविंदगढ़ के वार्ड नंबर 2 से निर्वाचित प्रेम कौर की मृत्यु हो जाने के बाद यहां पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें 4 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दर्ज कराए गए थे, जिसमें भाजपा की सन्नूबाई, संतोषबाई, पूजाबाई, सिमरीबाई ने निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में अपना भाग्य आजमाया। तो लोगों में आक्रोश था, तो हम कांग्रेस के सिपाही थे, 20-25 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश था। हमने निर्दलीय फॉर्म भरा था, उसको हमको लोगों ने नहीं चाहा और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये कांग्रेस का क्या एजेंडा था, क्या था, मुख्य धारा क्या थी, क्या करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस को ही समर्थन दिया था और उन लोगों की हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी हमसे चुनाव जीत गई। तो क्या कारण है, क्यों वोट नहीं, क्यों सिंबल पार्टी यहाँ पर नहीं दे पाई? सिंबल ना देने का कारण ये था कि जो बैसाखी राम मेरा चचेरा भाई है, पूर्व सरपंच है, पिछली बार उनकी कांग्रेस के टिकट पे हार हुई थी। अब की बार वो कांग्रेस का टिकट उनको मिलता तो वो चुनाव जीतते। अगर वो जीत जाते तो ओबीसी के कैंडिडेट थे, वो प्रधान की दावेदारी करते। ये कारण था कि उसको ना टिकट ना देना और हमारे कार्यकर्ताओं में फूट हो गई और बीजेपी की जीत हो गई। तो अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, इस चीज़ का क्या फर्क, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तो मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ। विधानसभा चुनाव को 6 महीने अभी बाकी हैं, 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने। इस चुनाव से क्या मैसेज जा रहा है कि क्या बीजेपी फाइटिंग में है, यहाँ पर बीजेपी जीत रही है? भाई मैसेज जो जा रहा है, यहाँ जनता में आक्रोश है और जो स्थानीय कार्यकर्ताओं की कांग्रेसों की कदर नहीं करी, पार्टी ने नज़रअंदाज किया, हमारी अवहेलना की, उसके कारण तो पार्टी में रोष है और भारतीय जनता पार्टी विजय हुई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में सहयोग किया, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरी विचारधारा के भी कुछ लोग इस चुनाव में हमारे साथ जुड़े, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि ये चुनाव एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था और कांग्रेस की स्थिति ऐसी आ गई थी कि वो सिंबल भी अपना नहीं दे पाई। अंतिम समय में उन्होंने एक निर्दलीय पर अपना दाव लगाया, लेकिन वहाँ भी उनको विफलता मिली। हमारे प्रत्याशी 350 वोटों से जीता है। हमारी चाची जी सन्नूबाई जी 276 वोट से जीती हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, उनके साथी रहे सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने एक ने सहयोग किया, और मैं शीर्ष नेतृत्व का भी करता हूँ कि उन्होंने हमें सिंबल दिया, उनका आशीर्वाद रहा। और जो आसपास क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे हमारे, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य थे, प्रधान जी थे, आसपास जो भी कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और ये एक बहुत बड़ी जीत है और इस चुनाव से पहले ये कांग्रेस को एक मुंह पे तमाचा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राहत शिविरों के नाम पर छलावा चला रखा है, उधर से बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं और उधर से राहत शिविर दे रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। मेरा सबसे यही कहना है कि इस उत्साह को आने वाले चुनाव में बनाए रखें। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत आभार। आज भारतीय जनता पार्टी के गोविंदगढ़ मंडल में
पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव होने थे, जिनमें संतोष भाई 246 मतों से विजय घोषित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में पंचायत समिति सदस्य की जीत होकर एक भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ मजबूत हुआ है और आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत स्तर खड़ा करेगी और राजस्थान में राम राज्य की स्थापना होगी। जय हिंद, जय भारत। कठुमर थाना पुलिस ने गोकशी के लिए ले जाए जा रहे 2 गोवंशों को मुक्त कराकर अवैध शराब सहित 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। कठुमर थानाधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी में गोवंश बेरहमी से भरे हैं, जिन्हें गोकशी के लिए ले जाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने गांव टिटपुरी के समीप नाकेबंदी कर 2 गो तस्करों को दबोचा और 2 गोवंश मुक्त कराए। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी में रखी 20 लीटर हथकड़ शराब भी जब्त की। गिरफ्तार गो तस्कर भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के आदिल खान मुनफेद खान हैं। आज रात्रि दौरान रात्रि गश्त हेड कांस्टेबल बलदेव को सूचना मिली कि टिटपुरी की तरफ से एक सफ़ेद रंग की पिकअप जिसमें गोवंश गोकशी के लिए लेकर जा रहे हैं, जिस पर थाने के सामने नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी उक्त खुली की पिकअप आई, जिसको रुकवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी और आगे जाकर बामुश्किल गाड़ी रुकवाई गई, जिस पर 3 व्यक्ति उतर करके भागने लगे। मौके पर 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम आदिल, दूसरे ने अपना नाम मुनशीद बताया, जो पहाड़ी के रहने वाले हैं। तथा गाड़ी को चेक किया गया तो डाले के अंदर एक गाय और एक बछड़ा, जिनके चोटें आई हुई थी, रस्सियों से बांध करके और उनको बेदर्दी रूप से पटक रखा था। तथा उक्त पिकअप के अंदर एक 20 लीटर की अवैध हथकड़ शराब भी मिली। तथा दोनों व्यक्तियों ने बताया कि दोनों गायों को हम गोकशी के लिए हरियाणा लेकर जा रहे हैं, जिनके मौके पर कार्रवाई की गई तथा गाय को गौशाला श्री कालिया गौशाला अलीपुर में जमा करवाई गई और मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। भिवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया की अध्यक्षता में मंगलवार को अलवर जिला उत्तर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज रहे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी विजया रहाटकर के अलवर उत्तर जिले के 2 दिवसीय प्रवास की तैयारी को लेकर बैठक पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई। भाजपा जिला उत्तर के जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी अलवर उत्तर के 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर 11 मई को आ रही है। बैठक में राष्ट्र सचिव के दौरे को लेकर तैयारियों पर विस्तार से चर्चा कर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस दौरान महासिंह चौधरी, शिवचरण, शीला चौधरी, चित्रा शर्मा, जिले सिंह, मातादीन, रामजीलाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिंधी पंचायत खैरतल और भारतीय सिंधु सभा खैरतल की ओर से आयोजित सिंधी बाल संस्कार शिविर की तैयारियों के लिए आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी की अध्यक्षता में खैरतल इकाई की बैठक कर अनेक निर्णय लिए गए। भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश संस्कृति मंत्री राजकुमार दादनवानी ने बताया कि सिंधी पंचायत खैरतल और भारतीय सिंधु सभा खैरतल की ओर से 17 से 24 मई तक सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक सिंधी बाल संस्कार शिविर 3 वर्गों में झूलेलाल मंदिर में आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 300 छात्र छात्राओं को सिंधी भाषा एवं संस्कृत सिखाने के साथ सिंधी नृत्य, छेज, सिंधी भजन, डांडिया, मेहंदी, ड्राइंग, खेलकूद, सिंधी नाटक, रंग भरो प्रतियोगिता, योग आदि का अभ्यास कराने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में सभी बालकों को प्रतिदिन अल्पाहार भी दिया जाएगा। इसके लिए 14 मई से झूलेलाल मंदिर में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किए जाएंगे। बैठक के दौरान प्रताप कटहरा, लक्ष्मण भूरानी, ताराचंद आसवानी, बाबूलाल गोरवानी, अजीत मंगलानी, निशा नावानी, हेमलता मोहिनी कानानी सहित अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। महवा उपखंड मुख्यालय स्थित दबोराज ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मार्शल आर्ट की शिक्षा का शुभारंभ किया गया। यह शिक्षा विद्यालय निदेशक विनय बोहरा और सह निदेशक विकास बोहरा के प्रयासों से संभव हो पाई है, जिसके लिए आगरा से आए मार्शल आर्ट प्रशिक्षक राज्य स्तरीय चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप और ब्लैक बेल्ट विजेता अजय विश्वास द्वारा विशेष रूप से बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट के गुर सिखाए गए।
इस प्रकार की शिक्षा के शुभारंभ से बच्चों में एक नई चेतना जागृत हुई है। विद्यालय में आए अभिभावकों के निवेदन पर विद्यालय की मंडावर और मेहंदीपुर बालाजी की शाखाओं में भी मार्शल आर्ट की शिक्षा का शुभारंभ बहुत जल्द किया जाएगा। स्कूल समर कैंप में 14 से 31 मई तक स्कूल के साथ साथ आसपास की सभी स्कूलों की कक्षा 5 से 12वीं तक की बालिकाओं को मार्शल आर्ट की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। करनी सेना अलवर द्वारा मंगलवार को भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 483वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन शिवाजी पार्क स्थित प्रतिमा पर श्रमदान करके साफ सफाई की गई। इसके बाद प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर महाराणा प्रताप को भोग लगाकर पूरे क्षेत्र में मिठाई का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हितेंद्र सिंह राठौड़ और कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह बड़गुजर द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर जल चढ़ाकर की गई। इसके बाद आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस और अदम्य त्याग और बलिदान को उपस्थित लोगों के सामने रखा। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने संकटों का सामना करते हुए मेवाड़ राज्य की प्रजा की रक्षा करते हुए जीवन व्यतीत किया। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़, राजकरण सिंह राजावत, मुकेश सिंह कछवाहा, जितेंद्र सिंह कछवाहा, कमांडर विजय सिंह चौहान, जसवंत सिंह, राहुल नरूका, भारत सैनी जितेंद्र राठौड़, सागर सिंह सहित सैकड़ों करनी सैनिकों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज करनी सेना अलवर द्वारा महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन शिवाजी पार्क में मनाई गई है, जिसमें करनी सेना अलवर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिए हैं, जिनमें जिला अध्यक्ष राजकरण राजावत जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हितेंद्र सिंह जी, मुकेश सिंह कछवाहा, जितेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र सिंह नरूका, हनुमान सिंह आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भाग लिया है। और आज इसके साथ साथ महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन में जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और अनेकों संगठनों के द्वारा, क्योंकि महाराणा प्रताप जी केवल क्षत्रिय कौम के नहीं पूरी समाज के आदर्श हैं और पूरा समाज, पूरी 36 बिरादरी महाराणा प्रताप जी को मानती है। और महाराणा प्रताप जी ने सभी के लिए संघर्ष किया, अपने राज्य के लिए संघर्ष किया, इसलिए महाराणा प्रताप जी का सभी जयंती जो है हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। करनी सेना अलवर भी जितनी भी तहसील स्तर पर हैं वहाँ पर भी धूमधाम से महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाएगी। राजपूत समाज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिवस है। ये गौरवमय दिवस इसलिए है कि आज के दिन महाराणा प्रताप की जो जन्म जयंती है उसको मनाया जा रहा है। इसके लिए अलवर करनी सेना द्वारा शिवाजी पार्क में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के ऊपर दुग्धाभिषेक किया गया, माला अर्पण किया गया, दीपक ज्योति जलाएगी और महाराणा के उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण किया गया। इसके लिए करनी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता आए और बड़े जोश और उल्लास के साथ में महाराणा प्रताप की जयंती का मनाया गया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।